हेलो एवरीवन गाइस, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 की गणित का पहला चैप्टर और उससे संबंधित सारे के सारे प्रश्न करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, द रियल नंबर। तो इसके बारे में पढ़ते हैं अपन कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और वास्तविक संख्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब वास्तविक संख्या जैसे अंडर रूट की 3 है, और वास्तविक संख्या के अंदर क्या है कि इसके अलग अलग भाग है, जैसे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और इसका तीसरा भाग है सम संख्या, विषम संख्या और अगला भाग है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या के बाद में है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बाद में है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ये इस प्रकार से इसके प्रकार है। वास्तविक संख्या ही है, लेकिन जिनका कुछ भी मान हो वह सारी की सारी क्या कहलाती है कि वास्तविक संख्या। जिनका कोई न कोई मान हो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, और इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के अंदर ही इनके जो भी भाग है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं अपन कि पूर्ण संख्या क्या है। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाए, यानी सारी की सारी धनात्मक संख्याएं जो कहाँ से शुरू हो, शून्य से शुरू हो और शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। और आप सभी जानते ही होंगे कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, शून्य से। और आप सभी को पता है कि पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, शून्य है। कौन सी है, शून्य। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर। और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, और ये भी सारी की सारी धनात्मक संख्याएं होती है जो कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या है 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, 1 है। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि सम संख्या क्या है। कौन सी संख्या, सम संख्या, इवन नंबर। जो संख्या किससे भाज्य हो, 2 से पूर्णतः भाज्य होती है, उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, सम संख्या। जो 2 से क्या होती है, पूर्णतः भाज्य। और आप सभी जानते हैं कि सम संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 और वह क्या है, सम संख्या। अब पढ़ते हैं विषम संख्या। और विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः भाज्य ना हो। और विषम संख्या का इकाई का अंक होता है 1, 3, 5, 7, 9। ये विषम संख्या के इकाई के अंक होते हैं। विषम संख्या, ऑड नंबर। अब अपन पढ़ते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य हो। जो एक और किसी अन्य संख्या, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः भाज्य हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब 4 के अंदर किस किस का, 1 का, 2 का, 4 का। 6 के अंदर 1, 2, 3, 6। 8 के अंदर 1 का, 2 का, 4 का, 8 का भाग जाता है। तो ये इसी प्रकार से जो भी ये संख्याएं मैंने आपके सामने लिखी है, ये कैसी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। कैसी है, भाज्य संख्याएं। अब पढ़ते हैं अभाज्य संख्या, कोप्राइम नंबर, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाज्य ना हो। एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भाज्य ना हो, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अब 2 के अंदर
किसका भाग जाएगा, 1 का और 2 का, 3 में 1 का और 3 का, 5 में 1 का और 5 का, 7 में 1 का और 7 का, 11 में 1 का और 11 का ही जाएगा, किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। या फिर अपन बोल सकते हैं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, वो कैसी संख्याएं कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ते हैं अपन। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप सभी जानते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। कौन सी है, 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, कौन सी है, 4। अब अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप सभी जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। कौन सी है, 2 है। अगला पॉइंट है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है, 4। अब अगला है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताओ, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, 9 है। कौन सी है, 9। अगला सबसे छोटी कौन सी संख्या बताओ, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, एकमात्र एक ही संख्या है, कौन सी है, 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। अब है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है 3। अब हम पढ़ते हैं, आप सभी को पता ही है कि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य संख्या है। तो एक न भाज्य है न अभाज्य, इसलिए इसको कौन सी संख्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। अब पढ़ते हैं परिमेय संख्या, जिसे किसके रूप में लिखा जा सकता है, P/Q, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, Q के बराबर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे 2/5 है, 4/5 है, अंडर रूट का 9 है, 0.3 है, ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है। यानी अब पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या, कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। और आप सभी को पता है कि अपरिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे अंडर रूट का 2 है, अंडर रूट का 3 है, 0.666 बार बार चलता जाए, जैसे मैंने लिखा 3.41 के ऊपर बार लगाए, इसका मतलब 0.41 बार बार आ रहा है। ये कैसी संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हैं। अब ये वास्तविक संख्याएं हो गई, और इन संख्याओं के बारे में जानकारी आपको दे दी मैंने। जैसे अंडर रूट का 3 है, 2/5 है, अंडर रूट का 15 है, 4/11 है, 7/12 है, 15/17, ये सारी की सारी कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और इसको R से प्रदर्शित किया जाता है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं रियल नंबर। चलो आगे पढ़ते हैं। अब बुक्स का एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल क्या दे रखा है कि संख्याएं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो n इज ए नेचुरल नंबर, यानी प्राकृत संख्या है। जहाँ तो कहाँ से शुरू होगी संख्या, 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 इस प्रकार से आगे चलती जाएगी। 4 की घात कितनी दे रखी है, n की जगह अपन 1 2 3 4 ये रख सकते हैं। अर्थात इकाई का अंक इसका क्या आना चाहिए, 0। तो ये इकाई के अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। और 0 पर समाप्त होने के लिए एक ही शर्त है कि जिसके गुणनखंड करें तो 2 × 5 ये एक जोड़ा बनना आवश्यक है। अगर 2 × 5 किसी भी संख्या का गुणनखंड में आ रहा है तो उसकी 4 की घात n है, या जो भी इसकी घात n होगी, तो वो 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं। अब 4n की जगह अपन कितना लिखते हैं, 1 2 3, तो रखते हैं इनके मान और जानते हैं। अगर मैंने लिखी 4 की घात 1 जिसका मान होता है 4, 4 की घात 2 जिसका मान होता है 16,
मैंने लिखा 4 की घात 3 और 4 की घात 3 का मान होता है 64। मैंने लिखा 4 की घात 4 और 4 की घात 4 का मान होता है 256 और मैंने लिखा 4 की घात 5 और 4 की घात 5 का मान होता है 1024 और अगली मैंने संख्या लिखी 4 की घात 6 जिसका मान है 4096। 4 की घात 7 इसका मान होता है 16384। 4 की घात 8 और 4 की घात 8 का मान हो जाएगा कितना, 4 की घात 8 इसका मान हो जाएगा 65536। 4 की घात 9, 4 की घात 9 का मान हो जाएगा कितना, 4 की घात 9 का मान हो जाएगा 7,20,008 2,62,144 और 4 की घात 10 का मान हो जाएगा 10,48,576। अब आप ये सभी देखोगे इनके इकाई के अंक 4 है, 6 है, 4 है, 6 है, 4 है। अब इनका रीज़न क्या है, तो अपन इसका रीज़न पढ़ते हैं। तो 4 के गुणनखंड करेंगे, क्या आएंगे 2 गुणा 2। तो इसमें क्या नहीं आया अपने पास में, 5 तो नहीं आया, तो 5 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि ये इसकी कितनी भी घात कर देंगे तो भी ये किस पर समाप्त नहीं हो सकता, कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो अतः है अपन लिखेंगे कि अतः ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 4 के गुणनखंड करने पर 2 गुणा 5 नहीं आता है या 2 गुणा 5 का जोड़ा नहीं बनता है। तो अतः ये किस पर समाप्त नहीं हो सकता, शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से अपन करेंगे। अगला दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा है कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 6 और 20 के अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन ज्ञात करते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो आप सभी को पता है कि 2 का भाग उस संख्या के अंदर जाता है जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो अब देखते हैं इसका इकाई अंक 6, उसका 0 है तो किसका जाएगा 2 का। 6 में जाएगा 3 बार, 20 में जाएगा 10 बार। अब भी 0 है, 2 का भाग जाएगा 3 और 10 में जाएगा 5 बार। अब किसका जाएगा, 2 का तो नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, किसका जाना चाहिए 3। और 3 का जाने के लिए भाज्यता का नियम क्या है, अंकों का योगफल 3 का गुणज हो। अंकों का योगफल किसका गुणज होना चाहिए, 3 का गुणज हो। तो किसका भाग जाएगा 3 का, और 3 में 3 का एक बार। और 5 में जाने के लिए एक ही शर्त है कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 या 5, तब किसका भाग जाएगा 5 का, अन्यथा 5 का भाग नहीं जाएगा। 5 में 5 का भाग जाएगा एक बार। अब इसका अपन क्या निकालते हैं एलसीएम, तो लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इन सभी को अपन क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और 2 को 2 से, फिर 3 से, और फिर किससे 5 से, और इन सभी को आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो इस अतः इसका एलसीएम कितना आ गया अपने पास में 60 आ गया। अब इनका अपन क्या ज्ञात करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अपन इसके गुणनखंड करेंगे अलग अलग, यानी 6 के गुणनखंड अलग लिखेंगे और 20 के गुणनखंड अलग लिखेंगे। 6 के अंदर 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार, और 3 में 3 का एक बार। अब किसका गुणनखंड करते हैं 20 का, और 20 का गुणनखंड करेंगे 2 का भाग जाएगा 20 में 10 बार, 10 में जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा एक बार। अब अपन क्या करते हैं, इनके जोड़े बना लेंगे। क्या करेंगे, इनके जोड़े बनाएंगे, यानी समान संख्या का समान संख्या के साथ में जोड़ा बनाएंगे और क्या कर लेंगे गुणा। तो 6 के हुए 2 गुणा 3 और 20 के हुए 2 गुणा 5, और एक जोड़ा किसका बन गया 2 का। और इनके साथ में हमेशा कोई भी संख्या नहीं होती तो अपन कितना लिखते हैं 1, तो गुणा 1, और ये भी गुणा 1, तो एक जोड़ा 2 का बन गया, एक का। तो मैं क्या लिखूँगा कि 2 गुणा 1, और 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी इसका एचसीएफ अपने पास में कितना आ गया 2 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया 2, और एलसीएम कितना आ गया 7। तो अपन आंसर लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, अतः है इसका लेस कितना है 60 और में से है 2। ये अपना आंसर हो गया।
और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल थर्ड दे रखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो किस विधि से करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 96 और 404 का अपन क्या करते हैं, LCM ज्ञात करते हैं। सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, LCM, और LCM ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि इकाई का अंक 6 है, उसका 4 किसका भाग जाएगा, 2 का। 96 के अंदर अपन 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 48 बार, और 404 में जाएगा 202 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 202 बार, क्योंकि 4 में गया 2 बार, 0 में 0 और 4 में गया 2 बार, यानी 202 बार। अब 2 का जा रहा है, 48 में 2 का भाग जाएगा 24 बार, और 202 के अंदर जाएगा 101 बार। अब भी 2 का जा रहा है, 24 में गया 12 बार, 101 का 101। अब भी 2 का 12 में 6 बार, 101। अब जा रहा किसका, 3 का, किसका भाग जाएगा, 3 का। 3 में 3 का भाग 1 बार, और 101 का 101। और आप सभी को पता है कि 101 एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग कभी नहीं जाता। तो 101 में किसका भाग जाएगा, 101 का ही भाग जाएगा। अब ये इन सभी को अपन क्या कर लेंगे, गुणा। 2 को 2 से, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 101, और इन सभी को अपन गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन सभी को अपन गुणा करते हैं। 2 को 2 से करेंगे, 2 को 2 से, और 3 से, और 101 से गुणा करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, 9696। कितना आ गया अपने पास में, ये आ गया LCM। अपने पास में LCM कितना आ गया, 9696। इनका LCM कितना आ गया, 9696। अब क्या याद करेंगे अपन, HCF याद करेंगे। क्या याद करेंगे, HCF। और आप सभी को पता है HCF याद करेंगे तो अलग अलग इनके क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 2 का भाग देंगे, 96 में 48 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 24 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, कितनी बार, 12 बार, 12 में 2 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, और 3 में 3 का भाग 1 बार। अब कितना, 404 के अंदर किसका भाग जाएगा, 2 का, कितनी बार, 202 के अंदर 2 का भाग कितनी बार, 101 अभाज्य संख्या 101 में 101 का भाग 1 बार। अब अपन क्या करेंगे, इनके जोड़े बना लेंगे। क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे, और इनके जोड़े बनाएंगे तो लिखेंगे कि 96 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और किसके, अब 404 बराबर लिखेंगे 2 गुणा 101। जोड़ा बनाओ, एक तो बन गया किसका, 2 का, और एक जोड़ा किसका बन गया, 2 का। तो 2 के तो कितने बन गए, 2, और इनके साथ में गुणा में कुछ भी नहीं होता, कितना होता है, 1। तो मैं गुणा 1 लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 4। तो अपने पास में HCF आ गया कितना, 4। इनका HCF कितना आ गया, 4 आ गया। HCF अपने पास में इनका निकल कर कितना आ गया, 4। तो अपन आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे अतः है LCM यानी लेस से 9696, और मैथ से कितना आ गया अपने पास में, 4 आ गया। इस प्रकार से अपन इनको प्रश्नों को क्या कर लेंगे, हल करेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखिएगा। 4 में क्या करना है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करेंगे। 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो 6 का, 72 का और 120 का 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देंगे सबसे पहले, कितनी बार जाएगा, 6 में जाएगा 3 बार, 12 72, और 72 में कितनी बार जाएगा, 36 बार। कितनी बार जाएगा, 36 बार, और 120 में 2 का भाग जाएगा 60 बार। अब भी किसका जा रहा है, 2 का, 3 में जाएगा नहीं, 3 36 के अंदर जाएगा 18 बार, और 60 में कितनी बार जाएगा, 30 बार। अब भी 2 का भाग जा रहा है, 3 का 3, 18 में जाएगा 9 बार, 30 में कितनी बार, 15 बार। अब किसका जा रहा है, अब 2 का नहीं जा रहा, 3, और 3 का जाने के लिए क्या, अंकों का योगफल, 3 का गुणज जो, तो किसका भाग जाएगा, 3 का। 3 में 3 का 1 बार, 9 में 3 बार, और 15 में 5 बार। 3 का भाग 1, 3 में 3 का 1 और 5, और 5 में 5 का भाग 1 बार जाएगा। ये गुणनखंड हो गए। अब देखिएगा इनको सभी को क्या कर लेंगे अपन, गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे किसको, 2 को 2 से, 2 को 2 से, 2 को 2 से, 3 से, 3 से और 5 से गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या निकल कर आ जाएगा, LCM आएगा। क्या आएगा, LCM आएगा। तो इनका LCM हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से करो, फिर 3 से करो, और लास्ट में किससे गुणा कर लो, इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, 360। तो अपने पास में LCM निकल कर कितना आ गया, 360
360 आ गया। एलसीएम कितना आ गया 360। अब क्या निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं अपन एचसीएफ। और एचसीएफ निकालेंगे तो 6 के गुणनखंड करो, 6 के गुणनखंड करेंगे, फिर 72 के गुणनखंड करेंगे और फिर किसके करेंगे 120 के। 2 का भाग देंगे 6 के अंदर 3 बार, 3 में 3 का 1 बार, 72 में 2 का जाएगा 36 बार, 36 में 2 का 18 बार, 18 में 2 का 9 बार और 9 के अंदर 3 का भाग 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। 120 में 60 बार, 60 में 30 बार, 30 के अंदर 15 बार और 15 में 3 का भाग 5 बार और 5 में 5 का भाग 1 बार। अब इन सभी को क्या करेंगे अपन, इनके जोड़े बनाएंगे। तीनों के कितने कितने के पेयर बनाएंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे। तो लिखेंगे कि 6 बराबर 2 गुना 3 गुना 1 और 72 बराबर लिखूंगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। और 120 के क्या लिखेंगे कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इनके जोड़े बना लो, गुणा में 1 लिख दीजिए, इसके भी गुणा में 1। तो 2 का जोड़ा बन गया 1 और 1 किसका बन जाएगा, 1 का बनेगा। 3 का भी बन रहा, हाँ 3 का भी बन जाएगा 1। ये 3 का जोड़ा बन गया और 1 का जोड़ा बन गया। अब इन सभी को आपस में क्या कर लेंगे, गुणा। तो लिखेंगे कि ऐसे बराबर 2 गुना 3 गुना 1 और इनको गुणा करेंगे 6 हो जाएगा अपने पास में। एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। में से अपने पास में आया 6 और एलसीएम आया 360। तो लिख देंगे अपन इसका आंसर कि अतः है एलसीएम इज 360 और एचसीएफ कितना आ गया 6। ये इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को हल करना है। अब प्रश्नावली करते हैं 1.1। इस बुक की प्रश्नावली 1.1 देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं और किसके रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में। किसके रूप में लिखना है, गुणनफल यानी गुणा के रूप में लिखना है। तो 140 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 70 बार। कितनी बार जाएगा, 70 बार। एक 140 के, फिर 156 के दूसरा, 156, फिर 3 4 825 और फिर कितना दे रखा 5000, 5 4 नंबर है 5005 और 5 नंबर लास्ट वाला 7429। इसकी क्या करेंगे अपन, गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे और गुणा के रूप में 2 का भाग जाएगा। 140 में गया 70 बार, 2 का भाग 70 में 35 बार और 35 के अंदर जाएगा किसका, 3 का जाएगा नहीं 5 का, 5 का जाएगा 7 बार। और 7 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 156 में 2 का कितनी बार, 78 बार और 78 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, कितनी बार 39 और 39 के अंदर किसका जाएगा, 3 का भाग। किसका जाएगा, 3 का। 39 में 3 का भाग 13 बार और 13 में 13 का भाग 1 बार, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है। अब इसका इकाई अंक कितना, 5, 2 का तो नहीं जाएगा तो क्या 3 का जाएगा। अंकों को योगफल करते हैं, जोड़ते हैं 3, 8, 2 और 5 को जोड़ेंगे। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, जोड़ रहे हैं तो कितना हो गया 18। तो 18 हो गया, इसका मतलब 3 का जाएगा। कितनी बार, 3, 3 का 1 बार, 8 के अंदर 2 बार, 2 बज के शेष 22, 22 में 7 बार और 1 बज के शेष 15, 5 बार। अब भी जोड़ रहे हैं, कितना हो रहा है, जा रहा है 3 का 3 का, 12 में गया 4 बार, 7 में जाएगा 2 बार, 81, 15, 15 5 का। अब नहीं जा रहा, अब 5 का जाएगा। इकाई का अंक 5 है तो 42 के अंदर 8 बार और 5 में 1 2 हो गया 25, 5 बार। 85 में 5 का भाग देंगे कितनी बार, 8 में गया 1 बार और 3 से 35, 7, 17 एक अभाज्य संख्या, 17 में 17 का 1 बार। अब 5005 है, 5005 5 का भाग जाएगा, कितना हो गया 1001 और 1001 के अंदर किसका जाएगा, 2 का नहीं, 3 का भी नहीं, 4 का नहीं, तो 5 का, 6 का, 7 का। किसका देंगे, 7 का। 7 का भाग देंगे, 10 में पूरा गया 1 बार, 3 हो गया 30, 30 के अंदर जाएगा 4 बार, शेष बचा 2, 21, 21 में जाएगा 7 बार, हो गया कितना 143। अब 143 के अंदर किसका देंगे, 11 का भाग जाएगा कितनी बार, पूरा 1 बार है, 1 3 से 33, 33 में 3 बार 13 और 13 के अंदर 13 का भाग 1 बार। अब देखते हैं अगली संख्या, और अगली संख्या को देखो, इकाई का अंक 0 2 4 6 नहीं है तो 2 का नहीं जाएगा, किसका, 3 का। तो अंकों का योगफल करते हैं और अंकों का योगफल करेंगे तो भी नहीं हो रहा,
तो बी नहीं जाएगा 3 का, तो किसका जाएगा? अपन किसका देते हैं? 17 का देते हैं डायरेक्ट। किसका देते हैं? 17 का भाग जाएगा। 74 में जाएगा 4 बार और 437 बार। अब किसका? 19 का भाग जाएगा पूरा इसका में कितनी बार? 23 बार। कितनी बार जाएगा? 23 बार। और 23 में 23 का 1 बार। तो ये किसके गुणनखंड हो गए? 7429 के। अब किसके रूप में लिखना? गुणा के रूप में। और गुणनफल के रूप में लिखना तो गुणा के रूप में लिख देते हैं। 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो हो जाएगा कितना? 2 की घात 2 लिख सकता हूँ और 5 गुणा 7 156। और 156 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 3 गुणा 13। ये गुणा के रूप में लिख दो। 2 की घात कितनी लिख दूँ? 2 गुणा 3 गुणा 13। 3825 के हो जाएंगे। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। 5 गुणा 17। अब 3 की घात कितनी? 2 और 5 की घात भी 2 गुणा 17। ये लिख सकते हैं। अब 5005 की क्या लिखूँगा? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 7429। 17 गुणा 19 गुणा 23। ये किसके रूप में लिख दिया अपन ने? गुणनफल के रूप में लिख दिया है। ये अपना पहला प्रश्न इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। अब अपन चलते हैं कौन से प्रश्न पर? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इससे अपने को जांच करके बतानी है। तो क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इससे जांच करनी तो अपन क्या करते हैं? 46 और 91 को पहले एलसीएम निकाल लेते हैं कितना आएगा, फिर अपन क्या निकाल ले लेंगे? इस सूत्र की सहायता से एचसीएफ भी निकाल लेंगे। 91 अब किसका देंगे? किसका जाएगा? अभी 7 का जाएगा। किसका भाग जाएगा? 7 का। 7 का भाग 13 के अंदर जाएगा नहीं, 91 के अंदर जाएगा। 7 9 में गया पूरा एक बार और 2 से 21 में 13 बार। 13 में 13 का भाग एक बार। अब अपन इसके क्या ज्ञात कर रहे हैं? एलसीएम। और एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इनके गुणनफल के रूप में लिखा है। गुणनफल हो जाएगा 2 गुणा 7 गुणा 13। तो इन सभी को अपन क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और इन सभी को गुणा करेंगे तो अपने पास में गुणनफल कितना आ जाएगा? 7 को गुणा करेंगे फिर 182 हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 182 हो गया। अब क्या निकालते हैं अपन? इसका एचसीएफ। और एचसीएफ निकालेंगे तो क्या है अपने पास सूत्र की दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो देखिएगा एलसीएम कितना दे रखा है और एचसीएफ कितना दे रखा है। एचसीएफ अपने को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो दोनों संख्या कौन कौन सी? 46 और 91 लिखेंगे। 46 गुणा 91 बराबर एलसीएम कितना आया? 182 गुणा एचसीएफ। क्या लिखेंगे? गुणा एचसीएफ। अब 182 गुणा में कहाँ जाएगा? भाग में 46 गुणा 91 बट्टे कितना? 182। अब कट रहा है तो काट दीजिए कि कट रहा है, काटो। 182 के अंदर और 91 में 91 का भाग एक बार और 182 के अंदर 91 का भाग जाएगा 2 बार। कितनी बार कट गया? 2 बार। अब 2 को 46 से काट देंगे 13 बार। कितनी बार? 13 बार। तो कितना आ गया अपने पास में? एचसीएफ निकल के आ गया 13। अब क्या निकालेंगे अपन? अगली संख्या सेकंड 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ इसी सूत्र की सहायता से। देखिएगा 510 और 92 किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 का भाग 510 में जाएगा 255 बार। कितनी बार जाएगा? 255। और 92 में 2 का भाग पूरा कितनी बार जाएगा? 46 बार जाएगा। अब 2 का भाग जाएगा 255 का 255, 46 में जाएगा कितनी बार? 23 बार। अब किसका जा रहा है? 3 का। भाई 255 किसका भाग जा रहा है? 3 का, क्यों? 12 हो रहा है योगफल। और 255 में 3 का भाग पूरा जाएगा 85 बार और 23 का 23। अब किसका जा रहा है? 5 का। 85 में किसका भाग जाएगा? 5 का, क्योंकि 3 का तो जाएगा नहीं तो 4 का देना नहीं अपने, क्योंकि अभेद संख्या का भाग देना है। 85 में 5 का भाग जाएगा 17 बार और 23 का 23। 17 में 17 का एक बार और 23 का 23 और 23 में 23 का एक बार। अब अपन क्या करें? एलसीएम ज्ञात करें तो इन सभी को क्या कर लेंगे? आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा। और गुणा के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे?
इनको किसके रूप में लिखेंगे, गुणा। 2 को 2 से, फिर 3 से गुणा करेंगे, फिर 5 से गुणा करेंगे और फिर 17 से और 23 से गुणा करेंगे। अपने पास में क्या निकल कर आ जाएगा, इनका एलसीएम। क्या आ जाएगा, एलसीएम। और एलसीएम कितना हो जाएगा, इनको गुणा करेंगे तो 2360, 23,460 कितना हो जाएगा, 23,460। अब अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। दोनों संख्या 510 गुणा कितना 92 और ये भाग में आ जाएगा 23,460। अब एचसीएफ ये कट रहा है 23,460, 92 से कितनी बार कट रहा है, इसमें भाग जा रहा है कितनी बार, 255 बार। कितनी बार जा रहा है, 255 में 510 में भाग जा रहा है 2 बार। अपने पास में एचसीएफ निकल के आ गया 2। एचसीएफ कितना आ गया, 2। अपने पास में एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ गया, तो इसका एचसीएफ कितना है, 2। अगली संख्या 336 और 336 और 54, 336 और 54 किसका भाग, पहले अपन क्या निकाल देते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। 336 और 54 का 2 का भाग जाएगा 336 के अंदर पूरा कितनी बार, 168, 54 में जाएगा 27 बार। अब भी 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग 168 में जाएगा कितनी बार, 84, 27 का 27। फिर 2 का भाग 84 में जाएगा 42 बार और 27 का 27। और 2 का 42 में जा रहा है 21, 27 का 27। फिर जाएगा 3 का 21 में जाएगा 7 और 27 में 9 बार। फिर 3 का जा रहा है 9 में 3 बार और 3 में 3 का भाग 1 बार और 7 में 7 का भाग 1 बार। अब अपन इन सभी को क्या कर लेंगे, गुणा करेंगे। और गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इन सभी को अपन गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम। और इन सभी को अपन गुणा करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, गुणा करते हैं इनको, हो जाएगा कितना, 3024। कितना हो गया, 3024। सूत्र क्या है, एचसीएफ बराबर ए गुणा बी बट्टे एलसीएम। एचसीएफ बराबर ए का मान कितना 510, बी का मान 510 कहाँ, 336 गुणा 54 और भाग किसका दे देंगे, 3024। ये कट रहा है 54 से कितनी बार जा रहा है, 56 बार। और 56 का भाग 336 में कितनी बार जा रहा है, पूरा 56 के अंदर 56 का भाग देते हैं 336 में पूरा ये कितनी बार कट रहा है, काटते हैं, ये कट जाएगा अपने 336 में 56 का भाग जाएगा 6 बार। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो अपने पास में एचसीएफ आ गया कितना, 6। इस प्रकार से एचसीएफ अपन ने कितना निकाल लिया, 6 आ गया। अपने पास में एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। और तीसरा इक्वेशन देखिएगा, तीसरा क्या दे रखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने 3 संख्याएं दे रखी है, 12, 15 और 21। तो 12, 15 और 21 के अपन क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, एलसीएम। तो पेन चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार, कौन सा, येलो कर लेते हैं, ठीक है। अब एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इनका एलसीएम 12, 15 और 21 का। तो 12 के अंदर फिर 2 का भाग देते हैं। अब ब्लैक पेन ले लेते हैं, 2 का भाग कितनी बार, 6 बार, 15 का 15, 21 का 21। फिर भी 2 का भाग जा रहा है 6 में जाएगा कितनी बार, 3 बार, 15 का 15 और 21 का 21। फिर जाएगा किसका, 3 का 3 में 3 का 1, 5, 15 में 5 बार, 21 में 7 बार, 5 का 5 में 5 का 1 बार और 7, और 7 में 7 का 1 बार। अब इनको गुणा कर लेंगे, अपने पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम। और एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 को 2 से, 3 से और 5 से गुणा और 7 से गुणा करेंगे तो अपने पास में इनको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 को 2 से, फिर 3 से और 5 से और 7 से गुणा करते हैं। तो गुणा करेंगे तो अपने पास में हो जाएगा, ये निकल कर कितना आएगा, ये हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा, 420। तो गुणा किया तो कितना हो गया, 420। अब क्या निकालते हैं अपन, एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, ये येलो पेन करते हैं। एचसीएफ क्या निकालते हैं अपन, चलो ये पेन भी ठीक है। एचसीएफ 12, 12, 15 और 21। किसका भाग देते हैं 12 में, सबसे पहले 2 का, और 2 का भाग जाएगा 6, और 6 में 2 का 3, और 3 में 3 का 1, 15 में 3 का भाग 5, और 5, 5 का 1, 21 में जाएगा 3, और 7 में जाएगा 7 में 7 का 1 बार। चलो हो गया। अगला नेक्स्ट देखिएगा, अब इनकी क्या बनाएंगे अपन, जोड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जोड़ा। क्या बनाते हैं, जोड़ा। तो जोड़ा बनाते हैं। इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा कि एचसीएफ बराबर लिखेंगे 12, 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3। और 15, 15 के लिखेंगे 3 गुणा
5, क्या लिखेंगे 3 गुणा 5, और 21 के लिखेंगे 3 गुणा 7। जोड़ा बनाओ, किसका बन रहा है, इनके कोई भी गुणा में नहीं तो कितना होता है, हमेशा गुणा में 1 होता है। तो एक तो जोड़ा बन रहा है 3 का, भाई साहब यहाँ से बनाते हैं 3 का बना दिया, किसका बना दिया 3 का। अब 1 का 3 गुणा 1 तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 1, एचसीएफ आ जाएगा अपने पास में। 3 गुणा 1 कितना हो गया 3, और अपने पास में एचसीएफ निकल कर कितना आ गया 3 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया 3 आ गया। अब सेकंड नंबर देखिएगा 17, 23 और 29, और इसका एचसीएफ तो बिल्कुल आसान है। 17, 23, 29 ये तीनों की तीनों संख्याएं अभाज्य, और तीनों अभाज्य संख्याओं का हमेशा क्या होता है कि इनका एचसीएफ 1 ही होता है। तो अपन निकालते हैं एलसीएम कितना होगा। 17 में 17 का भाग 1 बार, तो लिख दीजिए 17 में 17 का भाग 1 बार 23, और ये 29। अब 23 में 23 का भाग 1 बार, और ये 29। अब किसका 29 में 29 का भाग 1 बार। नेक्स्ट इनको क्या करते हैं, अब गुणा करते हैं। क्या करेंगे गुणा, और इन सभी को अपन क्या करेंगे गुणा करेंगे, और गुणा करेंगे 17 गुणा 23 गुणा 29। इन सभी को गुणा करेंगे तो अपने पास में कितना हो जाएगा, ये इनको गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11,339। एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया अपने पास में एलसीएम, क्या आ गया एलसीएम। अब क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो आप सभी को पता है कि इनका क्या 3 अभाज्य संख्या हो, 2 अभाज्य संख्या हो, 2 लगातार संख्या हो, तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है कि 1 ही होगा। तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ध्यान होना चाहिए ना, ठीक है ना। ये हो गया, इम्पोर्टेंट है ना। चलो अगला 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर देखिएगा 8, 9 और 25। किसका 8, 9 और 25 का, 8 का 9 का और 25 का। तो 2 का भाग देंगे सबसे पहले, कितनी बार जाएगा एलसीएम निकाल रहे हैं 8, 9 और 25। 2 का भाग जाएगा 4, 9, 25, 2 का 2, 9 और 25, फिर 2 का 2 में एक बार 9 और 25, कितना हो गया 25। आगे देखिएगा 9, 25। अब 3 का भाग जाएगा 3 बार 25, 3 का जाएगा 3 में 3 का 1 और 25, और 25 में 5 का जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। अब इन सभी को क्या करेंगे गुणा करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इन सभी को गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या निकल के आएगा एलसीएम, और एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सभी को अपन क्या करते हैं गुणा, क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800। तो अपने पास में एलसीएम निकल के आ गया 1800 यानी 1800, कितना आ गया 1800। अब इनका क्या निकालते हैं अपन एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे तो तीनों का अलग अलग क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तीनों के अलग अलग गुणनखंड करेंगे तो अपने पास में क्या निकल कर आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा 8 के और 9, 9 के में 3, 3 1 और 25 में 5, 5 1। ये इनके अब क्या करते हैं जोड़ा बनाएंगे। अब क्या करेंगे अपन जोड़ा, अगर कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है तो उसके साथ में हमेशा कितना होता है 1, और आप सभी को भी पता है कि अगर किसी के साथ में कोई भी नहीं है तो हमेशा कौन रहता है 1, वो है भगवान। उसी प्रकार गणित का भगवान कौन है 1, यानी अगर इनके साथ में कुछ भी नहीं है तो कितना है 1। तो लिखते हैं 9 के 3 गुणा 3 1 और 5 के 5 गुणा 5 गुणा 1। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया निकल कर 1 आ गया। अपने पास में इनका एचसीएफ निकल कर कितना आ जाएगा 1। ये बना वो जोड़ा, अब क्या आ जाएगा इनका एचसीएफ 1 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन एचसीएफ किसका 306, 657 बराबर कितना 9। एलसीएम अपने को एचसीएफ दे रखा 9, 306 और 657 का,
आपने को 306 और 657 का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। और एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए गुणा बी बटे एस एफ। ए का मान कितना 306, बी का मान है 657, दोनों संख्याएं और ये 9 से कट जाएगा। 306 9 से कितनी बार कटेगा, ये 3 1 36, 36 में 4 34, कितनी बार कट जाएगा 34 बार। कितनी बार कटेगा 34 बार। और 34 को 657 से गुणा कर लेंगे, अपने पास में क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एलसीएम। इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22,338। अपने पास में एलसीएम निकल के आ गया। अब देखिएगा ये सेम पर्सन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी अपन ने पढ़ा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो 6 की घात n है, तो n इक्वस टू क्या है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार डॉट डॉट डॉट। अब देखिएगा n की जगह अपन क्या रखेंगे 1 2 3, तो 6 के गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के पर अपने पास में क्या आना चाहिए, 2 गुणा 5 आना जरूरी है। अगर 2 गुणा 5 नहीं आया तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। और अपन क्या करते हैं कि 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 3 ही होते हैं और कोई गुणनखंड नहीं है, तो 2 गुणा 3 और 2 गुणा 3 है, तो अपने पास में कमी किसकी रह गई, 5 की। 5 अगर नहीं आया तो ये क्या नहीं है, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। किस पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 गुणा 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि अपन ने क्या किए 6 के गुणनखंड किए। क्या किए 6 के गुणनखंड किए, तो किसका जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 गुणा 5। अगर 2 गुणा 5 इसके गुणनखंड में आ जाता तो ये किस पर समाप्त हो सकता था, शून्य पर। नहीं तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। लिख देंगे तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। किस पर समाप्त नहीं होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब 6 नंबर देखिएगा, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी 13, यहाँ पे 13, तो 13 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस का 1। 7 को 11 से गुणा करेंगे हो जाएगा 77 प्लस का 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 78। 13 गुणा 78 और इनके कोई भी गुणा में नहीं तो कितना है 1 है, तो 13 गुणा 78 गुणा 1, तो 3 गुणनखंड हो गया। तो ये कैसी संख्या, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके गुणनखंड कितने हो गए 3। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो वह कैसी संख्या होती है, एक भाज्य संख्या होती है। कैसी संख्या होती है, भाज्य संख्या। तो अतः ये एक कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड है, इसलिए ये कैसी संख्या, एक भाज्य संख्या। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आया कि नहीं। अगला देखिएगा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस का 5। अब इनके देखिए इसमें भी 5 इसमें भी 5, दोनों में 5 है, तो 5 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ले लीजिए 5 यहाँ से कॉमन। तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस का 1। अब यहाँ से इन सभी को गुणा करेंगे, इनको गुणा करेंगे हो जाएगा ये 1008। कितना हो जाएगा 1008 प्लस का 1। अब 1 जोड़ेंगे प्लस तो कितना हो जाएगा 1009। 5 गुणा 1009 और इनके गुणा में कुछ भी नहीं, कितना है 1, तो गुणा में कितना है 1, तो इसके भी कितने गुणनखंड हो गए 3 हो गए। तो अतः ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके 2 से अधिक क्या है, गुणनखंड है। अतः ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आया कि नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी प्रश्नावली का, इसी प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न देखिए। क्या दे रखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि कितने मिनट 18, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को कितने 12। तो मान लीजिए वे दोनों एक साथी और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं एक दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः एक स्थान पर मिलेंगे। तो अपने को बताना कि एक स्थान पर कब मिलेंगे। तो इसके लिए अपने को क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम किसका 18 और 12 का। किसका 18 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। और एलसीएम क्या आ जाएगा अपने पास में इनका 18 और 2 का भाग जाएगा 9, 12 में जाएगा
6 2 का 9 3 और 3 में 3 का 9 3 1 और 3 3 का 1 गुणा करो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 इन सभी को गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4 गुना 9 4 गुना 9 कितना होगा 36। अतः ये 36 मिनट बाद में मिलेंगे। कितने मिनट बाद में 36 मिनट। तो अपने पास में एलसीएम में कितना आया 36। कितने मिनट बाद में मिलेंगे 36 मिनट बाद में। और नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया अपने पास में किस संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं का। तो अतः वे दोनों 36 मिनट बाद वापस मिलेंगे ये लिख देंगे अपन। इस प्रकार से इक्वेशन करना है। और एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए अंडरवुड 3 एक अपरिमेय संख्या। इसको अपने को सिद्ध करके बताना है क्या ये वाकई में अंडरवुड 3 एक अपरिमेय संख्या है या फिर ये फेक है। तो अपने को सिद्ध करके प्रूफ के साथ में बताना कि अंडरवुड 3 एक कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या है। तो मैं अपन थोड़ी ये अलग पेन से कर लेता हूँ इस लाइन को मैं। तो अपन क्या करते हैं माना कि अंडरवुड 3 एक कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। माना कि अंडरवुड 3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। और जिसे किसके रूप में लिखा जा सकता है P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q नॉट इक्वस टू 0 Q नॉट इक्वस टू 0 जहाँ Q के बराबर कभी क्या नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता। तो P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता। तो लिखिएगा इसको P बट्टा Q के रूप में लिखिएगा। ब्लैक पेन ले लेता हूँ। क्या लिखेंगे कि अंडरवुड 3 बराबर P बट्टा Q। अब क्या कर लेते हैं अपन दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो दोनों ओर अपन क्या करते हैं इनका वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करेंगे अंडरवुड 3 का वर्ग और P बटे Q का भी वर्ग यानी स्क्वायर करेंगे। अंडरवुड 3 का वर्ग हो जाएगा 3 बराबर P स्क्वायर बट्टे Q स्क्वायर। अब वज्र गुणा क्या कर लेंगे अपन वज्र गुणा करेंगे 3 को Q से करेंगे 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब क्या लिख सकता हूँ ये 3 गुणा में कहाँ आ जाएगा भाग में P स्क्वायर बट्टे क्या हो गया 3। अब देखिएगा P स्क्वायर के भाग में क्या आ गया 3। तो आप सभी जानते हो कि P स्क्वायर किससे भाज्य भाग में कब आया जब ये भाज्य है तभी तो आया ना। तो अपन लिख देंगे क्या कि P स्क्वायर किससे भाज्य है 3 से। और तो P भी किससे भाज्य हो जाएगा 3 से। तो लिखते हैं अतः P स्क्वायर 3 से भाज्य है 3 से भाज्य है। तो P भी 3 से भाज्य होगा। किससे भाज्य होगा 3 से भाज्य होगा। अब अपन क्या करते हैं P से तो भाज्य हो गया। अब Q से भाज्य करना अपने को। किससे भाज्य करना Q से। तो अपन मान लेंगे किसके बराबर कि P इक्वस टू 5x मान लेते हैं या 5 के मान लो 5x मान लो कुछ भी मान सकते हो। तो P बराबर कितना 3 का है तो 3x। तो P बराबर 3x जहाँ P दिखाई दे रहा है उसकी जगह कितना लिख देंगे 3। Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर बट्टे 3 और 3x का अपन क्या करेंगे स्क्वायर Q स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर बट्टे कितना 3। ये कट जाएगा कितनी बार Q स्क्वायर बराबर 3 बार। तो 3x स्क्वायर बराबर अब x स्क्वायर ये 3 गुना में कहाँ आ जाएगा भाग में। तो लिखेंगे Q स्क्वायर बट्टे 3 बराबर x स्क्वायर। तो अपन लिखेंगे Q स्क्वायर किससे भाज्य है 3 से। तो Q भी किससे भाज्य होगा 3 से भाज्य होगा। तो क्या लिखेंगे अतः Q स्क्वायर 3 से भाज्य है या विभाज्य है। तो Q भी 3 से भाज्य होगा। 3 से क्या होगा भाज्य होगा। अब अपन इसके नीचे क्या है एक लाइन लिखेंगे P और Q दोनों ही भाज्य हो गए किससे 3 से भाज्य हो गए। 3 से भाज्य हो गए इसका मतलब ये तो किसके रूप में नहीं लिखा जा सकता P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो अपने ये क्या है अपनी कल्पना की क्या है विरुद्ध है। अतः ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः ये हमारी कल्पना के विरुद्ध है कि अंडरवुड 3 एक अपरिमेय संख्या है। अंडरवुड 3 एक अपरिमेय संख्या है जो कि क्योंकि P और Q 3 से
भाज्य है। किससे भाज्य है? 3 से भाज्य है। तो ये अपन ने सिद्ध कर लिया, इति सिद्धम। ये अपन ने क्या कर लिया? सिद्ध। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा 6 नंबर। क्या है कि दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट का 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी ये दर्शाना बहुत ईजी है, सिंपल है। तो मान लेंगे, माना कि क्या 5 माइनस अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, जिसे किसके रूप में लिखा जा सकता है? पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। तो लिखेंगे जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में, क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। तो लिखते हैं अपन पी बट्टा क्यू बराबर 5 माइनस अंडर रूट का 3। अब ये 5 इधर प्लस का, दूसरी साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। पी बटे क्यू माइनस 5 बराबर माइनस का अंडर रूट 3। अब देखिए कि ये माइनस का है, तो अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर लेते हैं। तो ये किसका हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और जो प्लस का वो माइनस, माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो दोनों तरफ किससे गुणा करने पर? माइनस से गुणा करने पर। किससे गुणा करते हैं अपन? माइनस से गुणा करते हैं। तो पी बटा क्यू माइनस 5 और माइनस का अंडर रूट 3, इसको भी माइनस से गुणा और इसको भी माइनस से गुणा। तो ये तो पी बटा क्यू माइनस पी बटा क्यू और प्लस का 5 हो जाएगा। माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये माइनस माइनस दोनों क्या हो गई? प्लस हो जाएंगे। तो अंडर रूट का 3। तो हम जानते हैं कि अंडर रूट 3, अभी तो अपन ने सिद्ध किया था, हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो अतः है 5 माइनस अंडर रूट 3 भी एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसके बराबर में दे रखी है, सामने दे रखी है। तो इसका मतलब ये भी संख्या कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो लिखते हैं, हम जानते हैं कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो 5 माइनस अंडर रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा 7 नंबर। क्या है? 3 अंडर रूट का 2। क्या दे रखा है? 3 अंडर रूट का 2। बिल्कुल सिंपल। तो लिखते हैं क्या कि माना कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या दे रखी है। तो अपन इसके विपरीत मान लेंगे क्या कि माना कि 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जिसे पी बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे? माना कि 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। लिखा जा सकता है। अब लिखते हैं पी बटा क्यू इक्वल्स टू 3 अंडर रूट 2। ये 3 गुना में कहाँ जाएगा? भाग में। किसके? क्यू के साथ। पी बटे 3 क्यू हो जाएगा। अरे क्या हो जाएगा? पी बटे 3 क्यू। पी बटे 3 क्यू बराबर अंडर रूट का 2। अब देखिए, अपने को पता है कि अंडर रूट 2 एक कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या। तो वही अपन लिख देंगे क्या? हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अतः 3 अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या। ये अपने 7 एग्जाम्पल कंप्लीट। और अब अपन शुरुआत करेंगे 1.2 प्रश्नावली की। 1.2 प्रश्नावली में पहला प्रश्न ही दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपन ने अभी एग्जाम्पल किया था, वैसा का वैसा ही है। अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये सारी की सारी संख्याएं उसी प्रकार से ही सिद्ध होगी। जहाँ 3 लिखा उसकी जगह 5 आ जाएगा, जहाँ 5 लिखा उसकी जगह 3 आ जाएगा।
तो अपन इसके विपरीत मान लेते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q ≠ 0 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसके रूप में लिखा जा सकता, तो अपन लिखते हैं कि P/Q बराबर √5। अब दोनों तरफ क्या किया था, वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो P/Q का भी वर्ग कर दो और √5 का भी क्या करें, वर्ग। तो P का वर्ग करेंगे P² और Q का वर्ग करेंगे Q² बराबर √5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो वज्र गुणा कर लो। अब कैसा गुणा करोगे, वज्र गुणा करने पर, कैसा गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। तो क्या हो जाएगा, 5Q² बराबर P²। अब देखिएगा यहाँ से 5 किस में है, गुणा में, किस में आ जाएगा, भाग में, किसके, P के, तो P²/5 बराबर Q²। तो अब अपन एक लाइन लिखेंगे क्या, कि P², अतः P² 5 से विभाज्य है, तो P भी 5 से विभाज्य होगा, अब देखिएगा, अब अपन क्या करेंगे, मान लेंगे किसके बराबर, P बराबर क्या, 5x मान लो। P बराबर कितना मान लो, 5x। तो P बराबर मान लेंगे 5x। तो लिखिए कि समीकरण किस में मान रखने पर, 1 में, और 1 में रखेंगे तो क्या हो जाए, P²/5 बराबर Q²। P की जगह 5x लिखो, P की जगह 5x और क्या लगा दो, स्क्वायर। तो लिखिए 5x² बराबर Q²। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, x² बराबर का Q²। 25 में कट जाएगा 5 बार, 5x² बराबर Q²। अब 5 किस में, गुणा में, कहाँ जाएगा, भाग में, x² बराबर Q²/5। तो क्या हो गया, P और Q अब दोनों भाज्य हो गए। तो लिखेंगे क्या, कि Q² अतः है, Q² 5 से विभाज्य है, तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। अब ये हमारी कल्पना की क्या हो गया, विरुद्ध हो गया। आपने तो ये संख्या को कैसी मानी थी, परिमेय संख्या, तो इससे अपने को सिद्ध होता है कि ये कैसी संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या लिखते हैं। अतः यह हमारी कल्पना के विरुद्ध है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि P और Q दोनों 5 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 5 से। 2 नंबर देखिएगा, वो सिद्ध हो गया। अब 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। बिल्कुल आसान, उसमें माइनस था और इसमें प्लस आ गया है। तो लिखेंगे, माना कि 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या, परिमेय। और परिमेय संख्या को किसके रूप में लिखा जा सकता है, P/Q, जिसे P/Q के रूप में, और Q ≠ 0। तो लिखेंगे 3 + 2 √ 5 बराबर P/Q। तो लिखेंगे ये 3 इधर प्लस का, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, लेसे ले लेंगे, इसके बटन कुछ नहीं 1, तो 2 √ 5, Q आ गया लेसे, Q का भाग एक बार, P - 3Q, Q से गुणा कर लेंगे, 3Q हो गया। अब 2 गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में, किसके, Q के, तो 2Q, P - 3। अब हम जानते हैं क्या, √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है, जिसे तो 3 + 2 √5 भी एक कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इति सिद्धम। एंड लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल आसान। सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं कैसी है? अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपने को सिद्ध करके बताना कि ये कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्या। चलो देखिएगा, पहला क्या दे रखा है कि 1/√2। तो क्या करेंगे? माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। किसके रूप में लिखा जा सकता है? p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q ≠ 0। p/q बराबर 1/√2। √2 इधर किस में है? भाग में। कहाँ जाएगा? गुणा में। तो क्या कर लेंगे? वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? √2 p = q। तो लिखिएगा कि √2 p = q। p बराबर हो जाएगा √2 भाग में आ जाएगा q/√2 बट्टे, या p को भाग में भेज दूँ तो √2 बराबर क्या हो जाएगा? √2 q/p। तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। किसके रूप में नहीं लिखा जा सकता? p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो क्या लिख देंगे? तो 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये सिद्ध हो गया। अब सेकंड नंबर देखिएगा। सेकंड नंबर क्या दे रखा? 7√5 दे रखा। 7√5 बिल्कुल आसान है, इससे भी आसान है। तो इसको भी किसके रूप में लिखेंगे? p/q के रूप में। इसी प्रकार मान लेंगे अपन। बना दिया। अब लिखते हैं 7√5। तो लिखते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q ≠ 0। अब 7 किस में है? गुणा में। कहाँ आएगा? भाग में। किसके साथ? q। तो 7q = √5। अब वही बात कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। ये अपना क्या हो गया? सिद्ध। और प्रश्नावली हो गई फाइनल। अपरिमेय संख्या होगी। इति सिद्धम। हो गया ना सिद्ध। अब देखिएगा, ये अपनी प्रश्नावली क्या हो गई? फिनिश। प्रश्नावली क्या हुई अपनी? फिनिश। अब नेक्स्ट प्रश्नावली जल्दी आपके सामने अपलोड करूँगा मैं, अच्छे से समझाकर। इससे भी बेस्ट ये प्रश्नावली हो गई फिनिश। तो इसलिए एक लाइक तो बनता है। एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा आप। फिनिश हो गई बाय जसू सिंह मैथमेटिक्स। तो लाइक कमेंट कीजिएगा आप, और अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और विद्यार्थियों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके।